मिसिज भाटिया आचार्य मुंबई में सर्जन थी। वो एक बार ट्रेन के जरिए बंगलौर से मुंबई जा रही थी। उन्होंने रास्ते में देखा ट्रेन के टीटी ने 13-14 साल की एक लड़की को बाजू से पकड़ रखा है। वो इसे पुलिस के हवाले करना चाहता है और लड़की रो रही है। मिसिज आचार्य ने टीटी को रोककर माजरा पूछा। टीटी ने बताया ये लड़की टिकट के बगैर सीट के नीचे छुपकर सफर कर रही थी और मैंने इसे पकड़ लिया। मिसिज भाटिया ने लड़की की तरफ देखा। वो शक्ल से मासूम दिखाई दे रही थी। मिसिज भाटिया ने पर्स खोला, रकम निकाली, टीटी से टिकट की कीमत और जुर्माना पूछा, रकम अदा की, लड़की को टिकट खरीद कर दिया और अपने साथ सीट पर बिठा लिया। लड़की का नाम सौदा था। वो बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती थी। घर वालों से नाराज हुई और मुंबई की ट्रेन पर चढ़ गई। रास्ते में टीटी के काबू में आ गई। मुंबई में उसका कोई जानने वाला नहीं था। मिसेस भाटिया ने लड़की को साथ लिया, रास्ते से खाना खिलाया, मुंबई पहुंचकर उसे जूते और कपड़े खरीद कर दिए, अपने घर में रखा और फिर उसका खानदान तलाश करके उसे फैमिली के हवाले कर दिया। ये एक छोटी सी नेकी थी। मिसेस भाटिया ये नेकी भूल गई। 20 साल गुजर गए। मिसेस भाटिया जिंदगी में तरक्की करते करते इंटरनेशनल सर्जन बन गईं। वो दुनिया भर में लेक्चर देने लगी। वो लेक्चर के सिलसिले में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका गईं। रात के वक्त डिनर के लिए किसी रेस्टोरेंट में गईं। खाने के बाद बिल मांगा तो वेटर ने बताया आपका बिल अदा हो चुका है। मिसेस आचार्य ने बिल अदा करने वाले के बारे में पूछा। वेटर ने बताया आपका बिल साइड टेबल पर बैठी खातून ने अदा किया है। मिसेस आचार्य मुड़ी तो सामने दरमियानी उम्र का एक जोड़ा बैठा था। खातून उठकर मिसेस आचार्य के पास आई, झुककर उसके पांव छुए और बताया मैं सौदा हूँ। आपने 20 साल पहले मेरा ट्रेन का टिकट अदा किया था। आप अगर उस दिन ना होती तो मैं आज पता नहीं कहाँ होती। दोनों एक दूसरे से बगलगीर हुई और देर तक रोती रहीं। सौदा की कहानी ने ट्रेन के सफर के बाद एक खूबसूरत टर्न ले लिया था। उसने तालीम हासिल की, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पहुंची। यूनिवर्सिटी फेलो नारायण उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। दोनों की शादी हो गई। दोनों ने बाद अज़ा एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। कंपनी कामयाब हो गई। वो इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई और ये लोग देखते ही देखते अरबपति हो गए। इस सौदा का पूरा नाम सौदा मूर्ति और खाविंद नारायण का पूरा नाम नारायण मूर्ति है और उनकी कंपनी का नाम इन्फोसिस लिमिटेड है। और इन दोनों की बेटी आकिश्ता मूर्ति इस वक्त बर्तानिया के पहले ब्राउन वजीर आजम ऋषि सुनक की बीवी और इंग्लैंड की फर्स्ट लेडी है। और इस इकश्ता का सफर कहां से शुरू हुआ था? रेल के 13 रुपए के एक मामूली से टिकट और मिसेस आचार्य की एक छोटी सी मेहरबानी से। मिसेस आचार्य अगर उस दिन इस लड़की का टिकट ना देती, ये उसे उसके वालिदैन तक वापस ना लाती, तो शायद दुनिया में इन्फोसिस लिमिटेड भी ना होती और शायद आकिश्ता भी इस वक्त फर्स्ट लेडी ना होती। आप अब एक और कहानी भी सुनिए। गुजरांवाला में एक हिंदू फैमिली रहती थी। ये लोग सोनेक कहलाते थे। रामदेव सोनेक 1935 में गुजरांवाला से नैरोबी कीनिया चले गए और सरकारी दफ्तर में क्लर्क भर्ती हो गए। उनकी शादी दिल्ली की एक लड़की सुहाग से हुई। इन दोनों का बेटा यशवीर सोनेक अपनी बेगम उषा के साथ बर्तानिया शिफ्ट हो गया। यशवीर डॉक्टर था जबकि उसकी बेगम उषा फार्मासिस्ट थी। उनके यहाँ 1980 में ऋषि सोनक पैदा हुआ। ऋषि ने आला तालीम हासिल की, ऑक्सफोर्ड पहुंचा, अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां आकिश्ता मूर्ति से मुलाकात हुई। ऋषि सियासत में आया और तरक्की करता चला गया और ये इस वक्त बर्तानिया का पहला इंडियन नियाद ब्राउन और गैर ईसाई वजीर आजम है। ये दूसरी कहानी है। आप अब तीसरी कहानी भी सुनिए। ऋषि सोनक का भारत से कोई ताल्लुक नहीं था। उसके वालिदैन कीनिया में पैदा हुए और ऋषि सोनक ने बर्तानिया में जन्म लिया। लेकिन ये जब वजीर आजम बना तो पूरे भारत में जश्न मनाया गया। भारत में ये जश्न होना चाहिए था? जी नहीं, ये जश्न गुजरांवाला में होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऋषि सोनक के दादा रामदेव सोनक 6 नस्लों तक गुजरांवाली थे और आज भी गुजरांवाला में उनका मोहल्ला मौजूद है।
आप अब ठंडे दिल से दोबारा क्यों पर गौर कीजिए। हम खुशी क्यों नहीं मना रहे? हम ऋषि सोनक को क्यों नहीं बता रहे आपके आबाओ अजदाद का ताल्लुक इंडिया से नहीं पाकिस्तान से था और आपकी रूट्स भारत नहीं गुजरांवाला में हैं और हम आपको ये रूट्स तलाश कर देते हैं। ऐसा क्यों नहीं है? आप हमारी बदकिस्मती मुलाजा कीजिए। हमने इस मुल्क को मजहब और नफरत में दफन कर दिया है। हम आज भी खित्ते के हिंदुओं, पारसियों, ईसाइयों और सिखों को ऑन करने के लिए तैयार नहीं हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने 1979 में फिजिक्स में नोबेल इनाम हासिल किया था। इटली ने ट्रिएस्ट शहर में उनके नाम से पूरा सेंटर बना दिया। ये सेंटर अब तक सैकड़ों साइंसदान पैदा कर चुका है, मगर हमने इस शख्स को कादियानी होने की वजह से गाली बना दिया और आज भी उसकी कब्र की तजलील करते हैं। डॉक्टर साहब का खानदान आज भी पाकिस्तान नहीं आ सकता। आई के गुजराल जेहलम के रहने वाले थे, वो भारत के वजीर आजम बन गए। वो पूरी जिंदगी जेहलम शहर को याद करते रहे, मगर हमने उनको ऑन नहीं किया। और कुलदीप नायर का ताल्लुक सियालकोट से था। वो पूरी जिंदगी सियालकोट करता मर गया। मौत के बाद भी उसकी राख पाकिस्तान आई और रावी में बहाई गई, मगर हमने उसे भी ऑन नहीं किया। और ये सिर्फ 3-4 कहानियां नहीं हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसी सैकड़ों कहानियां बिखरी हुई हैं जिन्हें हमने मजहब, फिरके और असीबत की सलीब पर लटका दिया। हमारे एक तरफ बरतानिया है जिसने इंडियन के लिए अपनी वजारत उज़्मा का दरवाजा खोल दिया, गोरों का सरबराह ब्राउन को बना दिया और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में छोटा सा मंदिर खोल दिया, जबकि दूसरी तरफ हम हैं जो ऋषि सोनक को गुजरांवाला का मानने के लिए भी तैयार नहीं है। हम उसका आबाई घर तलाश करके, उसकी तज़य्युन और आराइश करके उसे सोनेक हाउस बनाने के लिए भी तैयार नहीं हैं। क्या हम इस नफरत के साथ आगे बढ़ सकते हैं? जी नहीं। ये याद रखें, नफरत दुनिया का सबसे भारी बोझ होती है। आप इस बोझ के साथ कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा हम अगर इनफरादी या कौमी सतह पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर हमें नफरत की गठड़ी नीचे रखनी होगी। ये भी याद रखें, फर्द तरक्की नहीं करते, मुल्क करते हैं। मुल्क मुआशी लिहाज से आगे बढ़ेगा तो फर्द भी बढ़ेंगे। मुल्क नीचे जाएगा तो हम भी पीछे खिसकेंगे। और मुल्कों की तरक्की हमेशा खित्ते से जुड़ी होती है। यूरोप ने तरक्की की तो उसके आखिरी कोने में बैठे बल्गारिया, रोमानिया और यूनान भी आगे बढ़ गए। और अगर अफ्रीका पीछे रह गया तो साउथ अफ्रीका भी सोने और हीरो की दुनिया की सबसे बड़ी कानों के बावजूद फर्स्ट वर्ल्ड नहीं बन सका, ये भी पीछे रह गया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा को चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा था, जनरल प्रोग्रेस फर्स्ट, इशू लेटर, यानी तरक्की पहले करें और तनाज़े बाद में हल करें। सदर शी जिनपिंग ने मिसाल दी, हमारी 2020 में लद्दाख में भारत के साथ फौजी झड़पें हुई। हमारे ताल्लुकात इसके बाद खराब हो जाने चाहिए थे, जबकि इसके बाद हमारी इंडिया से एक्सपोर्ट्स 3 गुना बढ़ गई और आप सरहदें बंद करके बैठ गए हैं। सदर शी जिनपिंग की बात गलत नहीं थी। इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी और हमने इंडिया से तिजारत बंद कर दी। क्या हमने इससे कश्मीर हासिल कर लिया? और ये तिजारत अगर मज़ीद 200 साल बंद रहती है तो क्या हमें कश्मीर मिल जाएगा? हरगिज़ नहीं। हम दोनों एटमी ताकतें हैं। हम अब लड़ और मर कर भी कश्मीर का मसला हल नहीं कर सकेंगे। हमारे पास इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है मईशत। हमें मजबूत होना होगा, वरना हम कश्मीर तो दूर पाकिस्तान भी खो देंगे। चुनाचे मेरी दरखास्त है, नफरत का टोकरा नीचे रख दें, भारत के साथ बैठें, सरहदें खोलें ताकि ऋषि सोनक की कामयाबी का जश्न गुजरांवाला और बंगलोर दोनों शहरों में मनाया जा सके, दोनों मुल्क करीब आ सकें। मेरी ये भी दरखास्त है, आप ताल्लुकात का आगाज किताबों और अद्वियात से करें। हमने 2020 में किताबों और अद्वियात के खाम माल पर भी पाबंदी लगा दी थी। हमने इल्म और सेहत पर भी सरहदें बंद कर दी थी और इसका नुकसान हमारे तालिब इल्मों, बिलखसूस मेडिकल स्टूडेंट्स और मरीजों को हो रहा है। क्या ये अक्लमंदी है? चुनाचे सरहदें नहीं खोलते तो भी अद्वियात और किताबों का रास्ता खोल दें ताकि इस मुल्क में
किसी जगह से तो हवा आए। आप यकीन करें, इस घुटन के साथ वो वक्त भी दूर नहीं जब बरेलवी भी 12 फिरकों में बंटकर एक दूसरे के गले काटना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम नफरत की मंडी बन चुके हैं। हमें कोई और ना मिले तो हम अपने आप ही से नफरत शुरू कर देते हैं। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.